स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एटॉमिक मास डिस्कस कर लिया था बेटा हमने। और बेटा हम एवरेज एटॉमिक मास ये भी बेटा हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुका था। सेकंड जो मेरे पास इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो आप ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमें बेटा ये पता है कि जो नेचुरली बोरोन मिलता है, नेचुरली जो बोरोन है वो उसकी दो फॉर्म होती हैं भाई, ठीक है। एक आपके पास है बेटा बोरोन जिसका जो एटॉमिक मास है वो आपके पास है 10.01। और बेटा दूसरा जो आपके पास बोरोन है जो नेचर में मिलता है बेटा, उसका जो एटॉमिक मास है 11.01, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर ये जो हमारे पास बोरोन की दो फॉर्म है जिनका कि एक का मास 10.01 है, दूसरे का मास 11.01 है, अगर इन दोनों का अगर एवरेज मास अगर हमें दे रखा है, ठीक है, अगर बेटा इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास हमें गिवन है और वो बेटा इनका एवरेज एटॉमिक मास है 10.81, तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो बोरोन जिसका मास 10.01 है इसकी कितनी परसेंटेज है बेटा, कितना परसेंट है ये। और दूसरा बोरोन जिसका मास 11.01 है ये बेटा कितना परसेंट है, नेचर में कितना परसेंट ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो मान लेते हैं कि मैं नेचर के अंदर सपोज जिस बोरोन का मास 10.01 है, ठीक है ना, जिस बोरोन का मास 10.01 है, मान लेते हैं बेटा वो x% है आपके पास, ठीक है ना। और बेटा सपोज जो आपके पास दूसरा बोरोन है जिसका मास कितना है बेटा 11.01 है, मान लेते हैं बेटा उसकी परसेंटेज कितनी है, दैट इज 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हमें बेटा ये फाइंड आउट करना है कि ये जो जिसका मास 10.01 है ये कितना परसेंट है, ठीक है। और जिसका मास 11.01 है ये कितना परसेंट है। तो इसको हमने मान लो x% मान लिया बेटा, और ये 100 माइनस x% है। तो देखो बेटा अगर मैं इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना, एवरेज एटॉमिक मास जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो बेटा आपके पास है कि जो बोरोन है उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज, ठीक है। तो आपके पास ये बोरोन है, एक बोरोन है जिसका मास 10.01 है, तो दैट इज 10.01 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज बेटा कितनी है x%, दैट इज x, प्लस जो आपके पास अदर बोरोन है, ठीक है ना, क्योंकि बोरोन एक आइसोटोप की फॉर्म में है तो इसके दो मास हैं। दूसरा जो बेटा बोरोन है इसका मास आपके पास है 11.01 मल्टीप्लाई बाई बेटा इसकी परसेंटेज कितनी होगी, दैट इज 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। और बेटा इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमें गिवन है, दैट इज 10.81। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है बेटा वो है 10.81। तो बेटा आप इस कंप्लीट इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो बेटा ये सोल्व करने पे, कंप्लीट सोल्व करने पे आपको मिलेगा 10.81 दैट इज इक्वल टू 1101 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। तो बेटा आप यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब बेटा आप इसको सोल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1081 दैट इज इक्वल टू 1101 माइनस एक्स। तो बेटा आपके पास x कितना आएगा, दैट इज 20, ठीक है बेटा। इट मीन्स, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x उस आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मास 10.01 है। इट मीन्स जिसका मास 10.01 है वो कितना परसेंट है, 20% है। इट मीन्स जिस बोरोन का मास 10.01 है वो बेटा 20% है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जिस बोरोन का मास 11.01 है उसको बताओ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस एक्स, तो दैट इज 100 माइनस एक्स, दैट इज 100 माइनस बेटा आपके पास x कितना हो गया, दैट इज 20। इट मीन्स बेटा आपके पास कितना आ गया 80%, ठीक है। तो जिस बोरोन का मास बेटा 11.01 है वो बेटा कितना परसेंट आपके पास 80% है।
हमसे यही पूछा गया था कि भाई जो नेचर में बोरोन मिलता है वो दो फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक वो बोरोन है जिसका मास है 10.01, एक वो बोरोन है जिसका मास है 11.01। अगर इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास 10.81 है तो बताओ 10.01 जो आपके पास जिस बोरोन का मास है वो कितना परसेंट है, और जिस बोरोन का मास 11.01 है वो कितना परसेंट है। तो अब हमें पता लग गया जिस बोरोन का मास 10.01 है वो बेटा आपके पास कितना हो गया, दैट इज़ 20%। और जिस बोरोन का मास बेटा 11.01 है वो कितना हो गया बेटा आपके पास 80%। ये न्यूमेरिकल था आपके पास। नेक्स्ट बेटा अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हमारे पास कंसेप्ट है, दैट इज़ मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास। तो जैसे हमने एटॉमिक मास स्टडी किया था बेटा वैसे ही मोलिकुलर मास है। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा O2 और मुझे पता है एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो बेटा दो का कितना हो जाएगा 32। तो एक्चुअली में जो मोलिकुलर मास में आगे जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, ये नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है, कि आपके एलिमेंट का एक मोलिक्यूल कितने गुना ज़्यादा भारी है, किससे, कार्बन के एक एटम से। अगर हम कार्बन के एक एटम का मास क्या कर दें 1/12 कर दें। आपको पता है कि कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन के जो एक एटम का मास है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हमने मास कौन से टेक्निक से निकाला बेटा, ये हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और अगर मैं इस मास का 1/12 करूं तो अगर ये जो एक एटम का मास है बेटा अगर मैं इसको 1/12 कर दूं तो 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर जो 32 है ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल 32 टाइम्स 32 गुना ज़्यादा भारी है इस मास से, ठीक है ना। इस मास से ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल 32 गुना ज़्यादा भारी है। इसको बेटा दूसरे तरीके में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मोलिकुलर मास एक नंबर होता है, ठीक है ना, जो ये इंडिकेट करता है कि आपके एलिमेंट का एक मोलिक्यूल कितने गुना ज़्यादा भारी है कार्बन के एक एटम से। अगर हम कार्बन के एक एटम का मास क्या कर दें 1/12 कर दें, ठीक है। तो ये बेटा मोलिकुलर मास सिंपली क्या होता है, एक नंबर होता है विच इंडिकेट्स, ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा बेटा, हाउ मैनी टाइम्स आपका जो एलिमेंट का एक मोलिक्यूल है वो कितने गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। अब अगर बेटा अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो मैंने नाइट्रोजन मोलिक्यूल लिया और मुझे पता है भाई नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 हो गया, ठीक है, और बेटा दो का मास बताओ कितना हो जाएगा 28। तो ये जो 28 है ये जो नंबर है, ठीक है ना, इसी को मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो मोलिकुलर मास एक नंबर ही होता है, ठीक है। और बताओ अब यहाँ पे 28 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 28 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल 28 टाइम्स ज़्यादा भारी है किससे, इस मास से, ठीक है ना, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। और बेटा इस मास को हम क्या बोलते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर बेटा इसी को हम बोलते हैं 1U। U का मतलब हो गया यूनिफाइड मास, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि भाई जो नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल है वो 28 टाइम्स ज़्यादा भारी है कार्बन के एक एटम से। अगर हम कार्बन के एक एटम का मास 1/12 कर दें, ठीक है बेटा, ये सिंपली मोलिकुलर मास है। अब अगर मैं बोलता हूँ ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, तो ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है इसको हमें एक्सप्रेस करना है ग्राम में, ठीक है। तो ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है इस बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, ग्राम में। तो अगर मैं यहाँ पे
O2 लिखता हूँ दैट इज़ 32 ग्राम। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है 32 इसको मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। बेटा नाइट्रोजन है, इसका मैंने लिखा 28 ग्राम, तो ये मैंने ग्राम जब पीछे यूनिट अटैच कर दिए तो ये बन जाएगा बेटा ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है। और देखो मैं आपको तीन चीज़ें क्लियर करता हूँ।